हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने जानेंगे कि यूरोपियन यूनियन कैसे एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पे इमर्ज हो रही है, कैसे ये बनी। सबसे पहले जानेंगे ये बनी कैसे, फिर ये कैसे अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पे आज जानी जाती है। उसके बाद कुछ कंट्रीज़ के बीच में इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इश्यूज जो चल रहे हैं। तो अभी शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले ये जानेंगे कि यूरोपियन यूनियन बनी कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो आपको पता है कि लगभग यूरोप के अंदर प्रॉपर तरीके से क्राइसिस आ जाता है। प्रॉपर तरीके से इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट था वो एकदम खराब हो जाता है, सब कुछ ये तहस नहस हो जाता है यूरोप। क्योंकि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने पार्टिसिपेट करा, इसकी काफ़ी सारी कंट्री इंक्लूड थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब फिर यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज थी। तो आप सोचो जब दो वर्ल्ड वॉर हुए जिसमें कई सारे करोड़ों में लोग मारे गए तो कितना डिफेंस पे खर्चा हुआ होगा। तो अपने आप ही इसकी इकोनॉमी एकदम से स्टेगनेंट होनी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आना था। ये तो बात बनती है कि जब इतने बड़ा वर्ल्ड वॉर होता है, इतने बड़े दो युद्ध आपकी प्रॉपर आपका कॉन्टिनेंट है, आपकी काफ़ी सारी कंट्री करती है, तो तहस नहस तो होना था। तो उसके बाद इनको मार्शल प्लान के तहत यूएसए इनको क्या करता है, फाइनेंशियली एड करता है, यानी कि हेल्प करता है। वो इनको फाइनेंशियली एड करता है मार्शल प्लान के तहत 1948 में कि आपको हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आप अपने आप को रिवाइव करो। लेकिन क्या यूएसए सीधे ही पैसे देगा, क्या कुछ कंडीशन नहीं रखेगा? तो सिंपल सी बात है, उस टाइम में कोल्ड वॉर चल रहा था तो यूएसए ने कहा होगा कि भाई तुम्हें हम मार्शल प्लान के तहत आपको फाइनेंशियली एड करेंगे, आपको हमारी नाटो को ज्वाइन करना है, यानी कि हमारी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करना है। और जो नाटो ग्रुप बना हुआ है जो कि कम्युनिज्म या सोशलिज्म को अपोज करता है, सोवियत यूनियन का अपोज करता है, उसको ज्वाइन करना है। तो इस भी आप पे शुरुआत होती है किसकी, ईयू के बनने की, जो आज दुनिया का एक तरह से एक मैं कहूँगा कि अगर प्रॉपर किसी कॉन्टिनेंट का इस तरह से बना हुआ कोई ग्रुप है कंट्रीज़ का तो सबसे बड़ा ग्रुप है। नाटो की बात नहीं करेंगे, अपने नाटो को छोड़ दिया जाए तो एक सबसे बड़ा ग्रुप है किसी कंट्रीज़ का जो अच्छे खासा वर्ल्ड ट्रेड के अंदर शेयर रखते हैं, जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो, जिसकी मिलिट्री पावर बहुत बड़ी हो। ये ईयू की शुरुआत होती है यहाँ से, जो मार्शल प्लान इसको दिया गया 1948 में। तो 1948 में मार्शल प्लान के बाद ये क्या बनाते हैं, OEEC, यानी कि पहला स्टेप लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम से इन्होंने 1948 के अंदर पैसे लगा के शुरुआत करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए कंट्रीज शुरुआत हो जाती है कहाँ से, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लिए 1948 में, यानी कि इन्होंने OEC स्टेब्लिश करा। 1949 में इन्हीं कंट्रीज ने अपने अंदर पॉलिटिकल कोऑपरेशन को स्टेब्लिश करा। ये यहाँ पे गलती हुई है मेरे से, मैंने 1948 लिख दिया, काउंसिल ऑफ यूरोप, यहाँ पे ये आप सही कर लेना 1949 है। काउंसिल ऑफ यूरोप को ये स्टेब्लिश करते हैं 1949 में पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए कि जितनी भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वो आपस में एक दूसरे से पॉलिटिकली कोऑपरेट करेगी, मिलके काम करेगी, इसलिए स्टेब्लिश करते हैं 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप। उसके बाद ये 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को स्टेब्लिश कर लेते हैं, पूरे यूरोप को इंटीग्रेट करने के लिए, खासतौर से वेस्टर्न यूरोप को इंटीग्रेट करने के लिए, इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने के लिए। और यही स्टेप इनका आगे चलता रहता है और फिर ये यूरोपियन पार्लियामेंट भी बना लेते हैं अपनी अलग से। और जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है, यानी कि सोवियत यूनियन, यानी कि दुनिया का सेकंड ब्लॉक, यानी कि कम्युनिज्म या सोशलिस्ट ब्लॉक जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके बाद में 1992 में यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड हो जाती है। तो इस तरह से ईयू बनता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ ईयू वाज फॉर्म्ड, तो आपको ये स्टेप बतानी है कि सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसए ने मार्शल प्लान के तहत इनको फाइनेंशियली एड करते हैं 1948 में। ये 1948 में प्रॉपर तरीके से एड करा गया, वैसे इसकी अनाउंसमेंट 1947 में हो गई थी, तो कहीं बुक हो सकती है जहां पे 1947 भी दिया हो सकता है। 1948 के अंदर इन्होंने OEC बनाया, उसके बाद 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया, फिर OEC से EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को बना लिया 1957 में। उसके बाद इन्होंने अपने पार्लियामेंट को स्टेब्लिश करा और 1992 के अंदर इन्होंने एक यूरोपियन यूनियन को फाउंड कर लिया प्रॉपर तरीके से, ताकि अब हमें एक फास्ट ग्रो करना है, अपनी इकोनॉमी को जोड़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कि इसके क्या फीचर्स है। ये तो हमने देखा यूरोपियन यूनियन बना कैसे, फिर इसके फीचर्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिसे आज हम एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि यूएसए की पावर को, डोमिनेंस को कुछ हद तक कम करने वाली क्यों मान रहे हैं। जिस यूएसए ने इसे हेल्प करी, आज क्या ये यूएसए की, उसी यूएसए की डोमिनेंस को कम कर सकता है? ये इतना पावरफुल फिर बना है तो कैसे बना होगा? तो कुछ एक फीचर्स होंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखो कैसे कि शुरुआत में ये एक इकोनॉमिक यूनियन थी कि भी अपने को आपस में पैसों में एक दूसरे के साथ क्या करना है, कोऑपरेट करना है, ट्रेड को बढ़ाना है, इसलिए बनाई। लेकिन आज ये पॉलिटिकल वन बन गई, मतलब इसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा हो गया।
और सबसे बड़ी बात है, ये सारे के सारे कंट्रीज मिलके नेशन स्टेट की तरह काम करती है, यानी कि ईयू एक अपने आप में नेशन की तरह काम कर रहा है, एक अपने आप में अलग कंट्री की तरह काम कर रहा है। सर अलग कंट्री की तरह कैसे काम कर रहा है भाई? सेम वैसे ही जैसे कंट्री का अपना खुद का फ्लैग होता है, इनका फ्लैग बनाया है, इनका अलग से एक एंथम बनाया है, इनकी खुद की एक फाउंडिंग डेट है, इनकी करेंसी है जिसका नाम है यूरो, ठीक है, जो कि जिसका जो रेट है इंडियन करेंसी में डॉलर से ही ज़्यादा है, आप चेक कर लो चाहे, ठीक है। तो इस तरह से हालांकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास करा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाई है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ये फेल हो जाते हैं, ये इनकी कमी रही थी। बाकी सब कुछ एक नेशन स्टेट की तरह काम कर रहा है इनका। इनके ईयू का एक लोगो है, और लोगो क्या है कि एक गोल्डन सर्किल है जिसके अंदर स्टार्स है और 12 स्टार है। वो 12 स्टार इंडिकेट करते हैं किसको? एक तरह से कंप्लीटनेस को, परफेक्शन को इंडिकेट करते हैं। और सर्किल अपने आप को किसको इंडिकेट करता है? सॉलिडेरिटी को, यूनिटी को इंडिकेट करता है, यानी कि ये हार्मोनी में सारे मिलकर काम करेंगे। ये 12 स्टार का मतलब कभी ऐसा नहीं लेना कि इसमें के अंदर कंट्रीज 12 है। आज एज जो एट प्रेजेंट है उसमें 27 कंट्रीज का ग्रुप है ईयू, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि ईयू की जो कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये भी दूसरे कंट्री के साथ डील करने की बहुत अच्छी है, इसके रिगार्डिंग भी जाना जाता है। इसके अलावा और क्या बात करें कि ईयू अपने आप के दायरे को और एक्सपेंड इसने तब कर लिया जब जैसे ही सोवियत यूनियन टूटता है तो इसके जो कुछ मेंबर्स है, यानी कि जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज है, उन्होंने भी इसको ज्वाइन करना शुरू कर लिया, ठीक है। इस तरह से ईयू काम कर रहा है। और बात कर लेते हैं तो ईयू के अंदर क्या है, इसके दो मेंबर ब्रिटेन और फ्रांस के परमानेंट मेंबर है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन मैंने नोट डाल दिया है कि आज के टाइम में इसके दो मेंबर नहीं है, एक मेंबर है, यानी कि आप अगर चाहो दो मेंबर लिखना तो लिख देना, लेकिन नीचे नोट डाल देना, या आप प्रयास करो कि एक ही मेंबर डालो कि ईयू का एक मेंबर जिसका नाम है फ्रांस, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर है। और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर कोई परमानेंट मेंबर होता है तो सोच लो कि कितनी अहम रोल है उसका, क्योंकि इनके पास विटो पावर होती है, और विटो पावर का मतलब होता है टू कास्ट नेगेटिव वोट, और टू कास्ट नेगेटिव वोट का मतलब होता है जब भी इनका इंटरेस्ट या इनके अलाइज कंट्री का इंटरेस्ट लग रहा है, कोई ऐसा रिजोल्यूशन है, ऐसा प्रपोजल है जिसको इंप्लीमेंट करने से उनका इंटरेस्ट जा सकता है, तो वहां पे ये इस वोट को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे वो प्रॉपर जो रिजोल्यूशन है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। और ब्रिटेन क्यों नहीं है अब इसका? क्योंकि ब्रिटेन ने इसको छोड़ दिया, यानी कि ब्रिटेन अभी यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका तो मेंबर है, लेकिन ब्रिटेन ईयू का मेंबर नहीं है। ब्रिटेन ने ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन को 2016 में इसे छोड़ दिया, जिसे अपने ब्रेक्जिट कहते हैं, इसीलिए अब इसका एक मेंबर है। इसके बाद बात करें इसकी पावर की, तो पावर भी बहुत अच्छी है इसके पास, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पावर कितनी अच्छी है कि ये यूएसए और इवन चाइना को भी बहुत सारी पॉलिसी के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। आगे बात करें तो इसकी कहते हैं ईयू का जो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है 2024 का, मैंने ये आपको डेटा बताया, आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर एनसीईआरटी अपडेट हो चुकी है आपके पास, मोबाइल में एनसीईआरटी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो तो वहाँ पे एनसीईआरटी ने अपडेशन में भी ये डाल चुके हैं। इसके अलावा आप विकिपीडिया का भी सहारा लेके देख सकते हो, ये एकदम अपडेट है क्या कि लगभग इसकी इकोनॉमी है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 19.35 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी है, जो यूएसए के बाद दूसरे नंबर की है। ये लगभग जो मैंने वर्ड बोला ये इसकी इकोनॉमी के लिए जो परफेक्ट है ना, $19.35 ट्रिलियन, ये कहीं कहीं पे आपको 19.40 ट्रिलियन डॉलर भी देखने को मिल सकती है ना, तो ये यूएसए से थोड़ी कम है। और दूसरी बात करें तो इसका जो यूरो है, जो इसकी करेंसी है, वो यूएसए डॉलर के लिए क्या कर रहा है, डोमिनेंस का काम कर रहा है, अभी उसको थ्रेट कर रहा है, कितनी इसका रोल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और इसका जो वर्ल्ड ट्रेड शेयर के अंदर रोल है वो यूएसए और चाइना दोनों इतनी बड़ी इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। तो अब आप सोच सकते हो ये किस तरह एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्यों इमर्ज हो रहा है, क्या इसके फीचर्स है। वर्ल्ड ट्रेड में शेयर इसका यूएसए चाइना से ज़्यादा है, इसका एक मेंबर जिसका नाम फ्रांस है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा ये 27 कंट्रीज का ग्रुप है जो मिलके काम करता है, ट्रेड करता है। तो इस तरह से ये अपने आप को बताता है कि भाई इसका रोल होना भी चाहिए। इसके अलावा इसका जो इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, जो अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ, चाहे वो एशिया हो चाहे अफ्रीका हो, यहाँ पर भी देखने को मिलता है, यानी कि इनके साथ ये अच्छा ट्रेड व्रेड करता है ना, सिंपल सी बात है। इसके अलावा बात की जाए तो ईयू की जो कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेज है वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी है, क्योंकि पहले नंबर पर तो आपको पता ही है किसकी है, अमेरिका की है ना। तो दूसरे नंबर पर कंबाइंड सभी की मिला दी जाए तो, और एक्सपेंडिचर भी अपने ये डिफेंस पे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा करता है, पहले पे तो यूएसए ही करता है। इसके अलावा बात करें तो इसके पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स कितनी है, तो इनके फ्रांस
और ब्रिटेन को मिला के 550 न्यूक्लियर वॉरहेड इनके पास थे। लेकिन अभी ब्रिटेन ने इसको छोड़ दिया, तो अब फ्रांस इसका मेंबर है, तो इसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड कितने हो गए? 335 न्यूक्लियर वॉरहेड हो गए। 27 कंट्रीज का ग्रुप है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ईयू है, वो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके अंदर सर? स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो अब आप बात कर सकते हो, जब इतने नंबर पे ये हर एक में सेकंड नंबर आ रहा है लगभग, और वर्ल्ड ट्रेड शेयर में इसका पहला नंबर आ रहा है, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्यों अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पे इमर्ज हो रही है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है। इनको आप अलग अलग पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो, ताकि आपका एग्जाम में आंसर अच्छा भी लगे, अट्रैक्टिव भी लगे और बड़ा भी आंसर हो। अब बात करते हैं इनके कौन से ऐसे इश्यूज हैं जहां पर कुछ कंट्रीज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। जैसे आपको पता चल रहा होगा कि ब्रिटेन ने इसको छोड़ दिया है 2016 में, तो क्यों छोड़ा होगा? कुछ तो इश्यूज रहे होंगे, तो बात करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज ऑफ मेंबर स्टेट के बीच में जानते हैं, तो कहते हैं बहुत सारे ऐसे एरियाज है ईयू के मेंबर स्टेट के बीच में जहां पे इनके फॉरेन रिलेशन को लेके, डिफेंस पॉलिसीज को लेके आपस में एक दूसरी कंट्री के साथ क्या है, सेम नहीं हो रहा, मतलब एक दूसरे से ओड है इनका रिलेशन, यानी कि एक कंट्री का फॉरेन रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ अच्छा है तो दूसरी का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसमें लिखा हुआ कि ब्रिटेन का जो पीएम है टोनी ब्लेयर, उन्होंने कहते जब अमेरिका ने अटैक करा इराक के ऊपर, इन्वेजन करा यानी कि, तो उसमें टोनी ब्लेयर ने यानी कि अमेरिका के ब्रिटेन के पीएम ने उनका सहयोग दिया, मतलब उनका साथ दिया। जबकि जर्मनी और कुछ कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने, फ्रांस है, उन्होंने अपोज करा कि भाई इराक को ये पॉलिसी, इराक के ऊपर जो अटैक किया है यूएसए ने, ये नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से देखो कई फॉरेन पॉलिसी आपस में इनकी मैच नहीं हो रही, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके अलावा आपको पता है यूरो स्केप्टिसिज्म भी इनका एक मतलब मुद्दा है। अब यूरोस्केप्टिसिज्म होता क्या है कि भी जो यूरोपियन यूनियन है या इसके इंटीग्रेशन है, इसकी कुछ कमियां निकालते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना यूरोपियन यूनियन का चलना, इसका इंटीग्रेशन होना, ये अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि इससे कहते हैं कंट्री की जो सोवरेनिटी है वो कम हो रही है। और साथ ही साथ में ये जो यूरोपियन यूनियन का इतना इंटीग्रेशन है ना, इससे कहते हैं कई कंट्री के अंदर इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। जैसे ब्रिटेन के पीएम ने इसीलिए इसको छोड़ने का फैसला लिया, ब्रिटेन ने इसीलिए इनको छोड़ा क्योंकि वहां पर सोवरेनिटी का मुद्दा आ रहा था कुछ हद तक, और कुछ हद तक क्या मुद्दा आ रहा था भाई कि इमिग्रेशन का मुद्दा आ रहा था। मतलब बाकी जो कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के, वो कंट्री के लोग वहां पे माइग्रेट ज्यादा कर रहे थे, तो इस लिहाज से उन्होंने इसको छोड़ने का फैसला लिया और छोड़ लिया। तो ये कुछ एक इसकी कमी है जिनके ऊपर अपने कह सकते हैं कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है या इश्यूज है जिनके आपस में बन नहीं रही है ना, तो ये बात है। तो आई होप ये आपको सारी बातें समझ में आई होगी, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहा होगा जो मैंने समझाया और आपको समझ में नहीं आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी, कोई गलती रही हो तो दिल से क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।